जी, सो नेक्स्ट हमने नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करना है। लिखना फिर इसमें फर्स्ट हेडिंग देना, इम्पैक्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इम्पैक्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो लिखना है इसमें, इंडिया इज विटनेसिंग, इंडिया इज विटनेसिंग a demographic shift. India is witnessing a demographic shift with falling fertility rates, with falling fertility rates and aging population, and aging population in several states, in several states, comma, especially in South India, in several states, comma, especially in South India. ठीक है, सो साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है समय के साथ, क्योंकि वहां पे फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। मतलब एक वुमेन अपने फर्टाइल ईयर्स में कम बच्चे पैदा कर रही है। ऑटोमेटिकली जब बच्चे कम पैदा होंगे, जैसे मान लो एक ही बच्चा पैदा कर रहा है कपल, तो दो लोग बुजुर्ग होंगे, उनको रिप्लेस करने के लिए यंग एक बच्चा ही आया, आप बोल सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो आपकी यंग पॉपुलेशन है आने वाले समय में कम हो जाएगी, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। प्रेजेंटली तो हमारा बहुत अच्छा है, मैंने कई बार आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे 68% जो जनता है उनकी एज 15 से लेके 65 के बीच में है, और प्रेजेंटली 65 प्लस एज वाले सिर्फ हमारे यहाँ पे 7% लोग हैं। मतलब बुजुर्ग हमारे यहाँ पे 7% ही हैं। बाकी या तो बच्चे हैं, या फिर 68% क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। या तो 15 साल से नीचे वाले होंगे जो बची हुई परसेंटेज है, ज्यादातर आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन है। लेकिन आने वाले समय में एक डेमोग्राफिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। सो लिखना है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द नेशनल एवरेज of fertility rate, the national average of fertility rate is 2.0, is 2.0, which is below the replacement level of 2.1, which is below the replacement level of 2.1, 2.1। तो ध्यान से देखो, पूरे देश के अंदर सारी वुमेन जितने भी बच्चे पैदा कर रही है, एवरेज आपने निकालना है कि एक वुमेन के पीछे आपके पास 2.1 आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, ओनली 2।
अब देखो, एवरेज निकाल रहे हो तो आपको ये समझ आ रहा है कि सारी वुमेन के पीछे आप बोल सकते हो 2 बच्चे ही आ रहे हैं पूरे सूरे, उसमें से कुछ बच्चे सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली तो 2 भी नहीं बचेंगे आप बोल सकते हो। अगर 2.1 का डाटा आ रहा है, 2.1 के डाटा का मतलब क्या है, किसी वुमेन के पास 3 बच्चे हैं, किसी के पास एक ही है, किसी के पास 2 ही है। जब इसका एवरेज निकालते हो तो एवरेज 2.1 आ जाता है आप बोल सकते हो। बीच में एक आधा बच्चा अगर मर भी गया तो फिर भी ऑन एन एवरेज एक वुमेन के पीछे 2 बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, कपल के पीछे 2 बच्चे देखने को मिल जाएंगे, अगर आपका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 आता है तो। लेकिन हमारा कितना आ रहा है, 2। इतना रेकमेंडेड है कि इतना होना चाहिए, हमारा उससे भी कम हो रहा है, तो मतलब क्या है, यंग पॉपुलेशन आने वाले समय में कम हो जाएगी, क्योंकि आप उतने बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे जितने करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सदर्न स्टेट्स, southern states such as Tamil Nadu, such as Tamil Nadu has fertility rate, has fertility rate of 1.4, fertility rate of 1.4, comma Kerala has fertility rate of 1.5, 1.5. But in the northern states, but in the northern states, the fertility rate of UP and Bihar, the fertility rate of UP and Bihar is around 2.5 or above, is around 2.5 or above, or above. सो साउथ इंडिया की स्टेट्स अगर आप देखोगे तो मान लो वहां पे टोटल जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो टोटल आपके पास फर्टाइल वुमेन है आप बोल सकते हो, उनका एवरेज निकालोगे तो एक वुमेन अपने फर्टाइल ईयर्स में आप बोल सकते हो एवरेज 1.4 बच्चा पैदा कर रही है। 1.4 का मतलब क्या है, किसी ने एक पैदा किया, किसी ने 2 पैदा कर दी, एवरेज निकालोगे तो फिर वो पॉइंट में निकलेगा ना आप बोल सकते हो। तो मतलब वहां पे हर वुमेन के पास 2 बच्चे भी नहीं आते हैं, किसी ने 4 पैदा किए, किसी ने 1 पैदा किया, सबका हम बांट के 2-2 बच्चे तो आए कम से कम आप बोल सकते हो सारे कपल्स को रिप्लेस करने के लिए, उतने भी नहीं आ रहे हैं, 1.4 ही आ रहे हैं या 1.5 आ रहे हैं, दैट इज वेरी लो, बहुत कम है। कितना होना चाहिए वैसे, 2.1, कितना आ रहा है वहां पे, 1.4, 1.5। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जाओगे, यूपी बिहार में, वहां पे 2.5 से भी ज्यादा आ रहा है, चाहिए कितना, 2.1, लेकिन वहां पे कितना आ रहा है, 2.5। तो मतलब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन आने वाले समय में बढ़ती रहेगी, लेकिन साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम हो जाएगी। नॉर्थ इंडिया में यंगस्टर्स ज्यादा होंगे, साउथ इंडिया में यंगस्टर्स कम होंगे, तो ये एक डिस्पैरिटी आपको नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन फंड, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, the percentage of senior citizens in India, the percentage of senior citizens in India is projected to rise, is projected to rise up to 15%, 15%, projected to rise up to 15% by 2036, 2036, by 2036। तो वो क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बोल रहा है कि 2036 आते आते इंडिया में जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज कितना होगा, 15% के अराउंड होगा। मतलब अभी जितना है इससे डबल, अभी 7-8% है, डबल हो जाएगा आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सदर्न स्टेट्स लाइक केरला, southern states like Kerala
is projected to have is projected to have 22.8% senior citizens, 22.8% senior citizens by 2036, by 2036। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स में ओल्ड एज की पॉपुलेशन और ज्यादा होगी, नॉर्थ इंडिया में कम होगी, साउथ इंडिया में ज्यादा होगी। साउथ इंडिया में केरला में वो बोल रहे हैं कि अराउंड अराउंड 22.8% सीनियर सिटीजन होंगे बाय 2036। ऑल ओवर इंडिया एवरेज कितने आएंगे आपके पास, टोटल पॉपुलेशन का 15%, लेकिन अगर सिर्फ केरला स्टेट की पॉपुलेशन देखोगे उसका 22% से भी ज्यादा सीनियर सिटीजन होंगे। तो मतलब साउथ इंडिया में सीनियर सिटीजन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ये छोटा सा डाटा है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट लिखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस, हेडिंग देना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस। तो लिखना है इसमें, recent verdict of Supreme Court, recent verdict of Supreme Court in the Aligarh Muslim University case, in the Aligarh Muslim University case, reaffirmed that, reaffirm मतलब एक बार फिर से उन्होंने क्लैरिफाई किया, reaffirmed that institutions of national importance, institutions of national importance can retain their minority character, can retain their minority character under article 30, article 30, article 30 of the constitution, under article 30 of the constitution। सो क्या है कि हमारे यहाँ पे ना आर्टिकल 29 है, एक आर्टिकल 30 है, ये हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना जान लो। आर्टिकल 30 जो है ना, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हो, अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अकाल एकेडमी स्कूल्स एंड देखने को मिल जाएंगे आपको, या डीएवी कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे आपके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मदरसे हो गए आपके पास, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी। सो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑटोमेटिकली उसमें सीट्स रिजर्व होंगी, किसके लिए, उस माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, कि वहां पे इतने बच्चे तो उस माइनॉरिटी के ही आएंगे। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें ये बोला जा रहा था कि भाई नहीं नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मुस्लिम बच्चों के लिए रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है फॉर द नेशन, बट ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे तो बच्चों के लिए रिजर्वेशन होगी ही होगी। इस बात को उन्होंने एक बार फिर से कंफर्म किया है। सो लिखना, आर्टिकल 30 क्लॉज 1, ब्रैकेट में 1 लिखना, आर्टिकल 30 ब्रैकेट में 1, जिसको बोलते हैं क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू द माइनॉरिटीज,
grants right to the minorities to establish and administer to establish and administer educational institutions of their choice, educational institutions of their choice, तो यहाँ पे आर्टिकल 30 जो है ये माइनॉरिटीज को अधिकार देता है कि वो अपने माइनॉरिटी धर्म का या माइनॉरिटी लैंग्वेज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, जिसमें क्या है उस धर्म को खास तौर पे प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट इन द सेंस उस धर्म के बच्चों को वहां पे एक मौका दिया जाएगा पढ़ने का। ठीक है। देन आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Article 28 of Indian Constitution allows minority educational institutions, allows minority educational institutions to give religious instructions, to give religious instructions, comma, however the same article restrict religious instructions in the educational institutions run or aided by government or state, ठीक है। एक आर्टिकल है नंबर 28, ये क्या बोलता है कि जो ना हमारे देश में सरकारी स्कूल कॉलेज होंगे वहां पे कोई धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं आप दे सकते, वहां पे कोई धार्मिक प्रेयर नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रेयर वगैरह करवाना सब मना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आप करवा नहीं सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड। आप जनगण मन करवाओ, वंदे मातरम करवाओ, लेकिन आप बोलो कि वहां पे मूल मंत्र करवाना है, गायत्री मंत्र करवाना है, दैट इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में तो बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट वाले कर सकते हैं क्योंकि वो तो उनकी मर्जी, प्राइवेट है। वहां पे देखो आर्टिकल 28 बोल रहा है अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। जैसे काल अकेडमी स्कूल में जाओगे सुबह सुबह जपजी साहब का पाठ करवा देते हैं हम, तो वो चीज आप कर सकते हो क्योंकि आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004 provides legal recognition and safeguards, provide legal recognition and safeguards for minority educational institutions, for minority educational institutions. Minority educational institutions. सो यहाँ पे एक स्पेशल एक्ट सरकार ने पास कर रखा है जो खास तौर पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेफगार्ड्स मतलब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो स्मूथली चल सके। तो सरकार का एक लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बात कर ही रहा है, केंद्र सरकार ने लॉ भी पास किया हुआ है, दैट इज योर
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004 का है, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, प्रीवियस केसेस एंड वर्डिक्ट्स ऑन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, सब हेडिंग बना लो, प्रीवियस केसेस एंड वर्डिक्ट्स ऑन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो देखो इसमें सबसे पहले सेंट स्टीफन्स कॉलेज, सेंट स्टीफन, STEPHEN, सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992 केस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992 केस। तो लिखना है इसमें, अंडर द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, अंडर द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट री जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट, या कन्फर्म भी लिख सकते हो, अफर्म्ड दैट minority institutions have the right, minority institutions have the right have the right to set their admission policies, to set their admission policies, but must adhere, but must adhere to the national standards for quality education, but must adhere to the national standards for quality education। सो ये केस आता है 1992 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, कितना रिजर्वेशन उस माइनॉरिटी रिलीजन के बच्चों को मिलेगा, ये सारी चीजें वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर सकता है। लेकिन ये नहीं आप बोलो कि हमारा माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो हम वो करिकुलम ही फॉलो नहीं करेंगे जो कि नेशनल लेवल पे हमारा चल रहा है। ऐसे थोड़ी ना कि तुमने अकाल अकेडमी स्कूल ओपन किया है तो तुम कुछ भी पढ़ाओगे, पढ़ाना तो आपको वही पड़ेगा सीबीएसई वाला या फिर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वाला। वैसे अकाल अकेडमी में सीबीएसई को फॉलो किया जाता है, सीबीएसई वाला ही पढ़ाना पड़ेगा, वही बुक्स पढ़ानी पड़ेंगी। तो जो स्टैंडर्ड एजुकेशन का है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट एडमिशन के टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कितनी परसेंट, क्योंकि ये 50% सीट्स रिजर्व कर देते हैं किसके लिए, उस माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, कि 50% तो हमें हमारी माइनॉरिटी के बच्चे चाहिए, बाकी लोग भी आ सकते हैं अगर आना चाहे तो। ठीक है, तो ये चीज अफर्म की थी, कंफर्म की थी सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के केस में। एक और आपके पास केस है, दैट इज नहीं, वो तो रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आप मान लो आप सिख हो, आप गुरुकुल में चले गए, तो आपको तो बाल काट के चोटी रखनी पड़ेगी, वो छोटी सी यहाँ चुंडी। अगर आप नहीं रख सकते, आप जा क्यों रहे हो? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो उसके रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। तो अगर आप इधर जाओगे तो आपको पटका बांधना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। और अगर आप मदरसे में जाके एडमिशन लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो तो करने ही पड़ेंगे अगर आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, क्योंकि वो तो अपने कल्चर को ही प्रमोट करेंगे ना वहां पे, अपने धर्म को प्रमोट करेंगे। आप अब अकाल अकेडमी में एडमिशन ले लो, बोलो मैं मूल मंत्र नहीं करूंगा, तो करना ही पड़ेगा वो तो। अगर नहीं कर सकते वहां पे एडमिशन क्यों ले रहे हो? नहीं, फोर्स नहीं है। आपको किसने बोला आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन लो? दूसरे में लो, प्राइवेट में लो, सरकारी में लो। माइनॉरिटी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन लेने के लिए आपको किसने बोला?
बाकी स्कूल्स आसपास है ना, वहां पे एडमिशन लो। वहां पे क्यों ले रहे हो एडमिशन अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते? क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो माइनॉरिटी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाया गया, तो वो फॉलो करेंगे। आप बोलो कि आप फॉलो मत करो, तो मतलब क्या है? माइनॉरिटी का कोई अधिकार ही नहीं है खुद के कल्चर को प्रिजर्व करने का। ये नहीं ना हो सकता। तो ये चीज होती है। एक और केस है रिसेंट, ये ज्यादा पुराना नहीं है, दैट इज प्रामति, PRAMATI, प्रामति। प्रामति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। तो लिखना है इसमें, अंडर द वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट एग्जेम्प्टेड, अंडर द वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट एग्जेम्प्टेड minority institutions, minority institutions from the right to education acts, from the right to education acts, reservation provisions, reservation provisions। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, और राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है? सभी बच्चों को शिक्षा का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन आपने क्या किया? आपने 50% सीट्स रिजर्व कर दी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो मतलब क्या है? आपने कुछ बच्चों का अधिकार छीन लिया ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो, राइट टू एजुकेशन सरकारी स्कूलों के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। जो रिजर्वेशन है उसके अंदर पॉलिसी की रिजर्वेशन कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, सो अपने माइनॉरिटी वाले बच्चों को ज्यादा मौका देंगे। तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो है ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देन उसके बाद लिखना, क्राइटेरिया, हेडिंग देना, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन एज, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन एज minority institution, criteria for classification as minority institution। minority institution बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ता है? तो लिखना इसमें, नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या क्राइटेरिया है? एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें लिखो, द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बाय, the institution must be established by and administered by, must be established by and administered by religious or linguistic minority, religious or linguistic minority, religious or linguistic minority। तो ये इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा स्थापित किया जाना होना चाहिए और कौन उसको चलाता होना चाहिए?
कोई भी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज माइनॉरिटी या फिर कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है या एडमिनिस्टर्ड है या किसी रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो या तो किसी लैंग्वेज माइनॉरिटी के साथ ये रिलेटेड होना चाहिए या फिर किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ ये रिलेटेड होना चाहिए। नंबर 2, इंटेंशन। इंटेंशन, सो इसमें लिखो द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी फोकस्ड टूवर्ड्स, द इंस्टीट्यूशन must be focused towards benefiting the minority community, must be focused towards benefiting the minority community, benefiting the minority community। तो उनका मेजर मुद्दा होना चाहिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है चाहे आपका रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको फायदा पहुंचाना, उनके बच्चों को फायदा पहुंचाना, एजुकेशन पहुंचाना आप बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज द मेजर पर्पस होना चाहिए उनका। तीसरे नंबर पे फंडिंग सोर्सेज, फंडिंग कहां से आनी चाहिए इनकी, फंडिंग सोर्सेज। तो इसमें लिखो minority status is unaffected, minority status is unaffected by state aid, state aid मतलब गवर्नमेंट एड, सरकार जो ग्रांट वगैरह देती है, by state aid or contributions from the, or contributions from the other communities, contributions from the other communities। ठीक है, सो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और उसको सरकार के द्वारा ग्रांट दी जा रही है, या फिर कोई और कम्युनिटी है आपके पास, हिंदू कम्युनिटी है, जैसे मान लो सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसको ग्रांट मिल रही है किसी ऐसे ट्रस्ट से जो हिंदुइज्म को प्रमोट करता है, तो इससे उनका माइनॉरिटी स्टेटस जो है उस इंस्टीट्यूशन का वो अफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सिर्फ माइनॉरिटी के ट्रस्ट वगैरह ही पैसे दे सकते, कोई भी उनको पैसा दे सकता है, सरकार भी पैसा दे सकती है। ऐसा नहीं सरकार बोले कि ये तो माइनॉरिटी वाला, इसको हम पैसा नहीं देंगे। नेक्स्ट, हाँ सरकार के लिए सेट किया है, जो आपके पास एक्ट है उसी में सेट किया गया है। देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर भी कोई इंस्टीट्यूशन खुद को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करवा सकता है। कैसे? इफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, if any educational institution concerned with particular minority, concerned with particular minority and established before the implementation of constitution, and established before the implementation of constitution can claim minority status, can claim minority status। अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले का बना हुआ है और किसी माइनॉरिटी के साथ कंसर्न्ड है, तो वो ये बोल सकते हैं कि हमें भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दो, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो बहुत पुराना कोई काम कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिला हुआ तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो शुरू से ही ऑलमोस्ट सबने अपना क्लेम कर लिया था।
नेक्स्ट लिखना, बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने के? तो उसमें सबसे पहले लिखो एडमिशन प्रेफरेंस। पहला बेनिफिट जो है एडमिशन प्रेफरेंस। तो उसमें लिखो दे कैन रिजर्व अप टू 50% सीट्स। दे कैन रिजर्व अप टू 50% सीट्स फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर कम्युनिटी। फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर कम्युनिटी। तो यहां पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो सकता है कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो जिस माइनॉरिटी का वो इंस्टीट्यूशन है उस माइनॉरिटी के 50% के अराउंड बच्चे वहां पे भर्ती होने चाहिए। मतलब 50% सीट्स पे सिर्फ उस माइनॉरिटी के बच्चे ही आएंगे। सीट्स रिजर्व ही कर दी, 50% अनरिजर्व्ड है लेकिन 50% रिजर्व्ड है फॉर दैट कम्युनिटी के बच्चे। नंबर 2 है करिकुलम कंट्रोल। करिकुलम मतलब सिलेबस। जिसमें सिलेबस के अलावा बाकी एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। सिंपल जो आपका ये एजुकेशनल सिलेबस होता है उसके अलावा भी क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। करिकुलम कंट्रोल। कंट्रोल सिलेबस मत लिखना, सॉरी, कंट्रोल लिखना, करिकुलम कंट्रोल। तो उसमें लिखो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन इनकॉर्पोरेट, कैन इनकॉर्पोरेट कल्चरल कॉमा रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, cultural comma religious and linguistic elements of their minority, elements of their minority to the curriculum, to the curriculum। सो वो अपने करिकुलम के अंदर कुछ ऐसी कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं जो कि उनकी माइनॉरिटी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेयर में सुबह सुबह जैसे मैंने आपको बताया अकाल एकेडमी स्कूल में क्या करते हैं, जपजी साहब करवाते हैं। तो ये नॉर्मल स्कूल में तो नहीं होता है, तो ये भी तो करिकुलम ही आया। फिर आपने वहां पे पाठ रखवाना है, कीर्तन करवाना है, ये सब भी तो चल रहा है। वहां पे अगर आप देखो बड़ू साहिब है हमारे पास एक जगह, बड़ू साहिब में क्या करते हैं बच्चों को सीबीएसई वाला आईसीएसई वाला भी पढ़ाते, सीबीएसई वाला पढ़ाते हैं, साथ में उनको पाठ करना कीर्तन करना भी सिखाते हैं। तो वो सारी चीजें वो ऐड कर सकते हैं ना। उसके बाद नंबर 3 टीचर सिलेक्शन। जो टीचर्स वहां पे रखे जाएंगे, टीचर सिलेक्शन। तो उसमें लिखो दे कैन सिलेक्ट टीचर्स, दे कैन सिलेक्ट टीचर्स who reflect the values, who reflect the values and cultural needs, and cultural needs of their community, cultural needs of their community। अब मैं जाके अकाल एकेडमी स्कूल में बोलूं कि मुझे रख लो टीचर, मुझे रखेंगे नहीं? हालांकि मैं सिख हूं, लेकिन वो बोलेंगे सर आपको दाढ़ी रखनी पड़ेगी, आपको पगड़ी बांधनी पड़ेगी, फिर आपको रख लेते हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से तो वो टीचर जब सिलेक्ट करेंगे तो वो ये बात देखेंगे ऑटोमेटिकली।
अब मान लो मैं एक स्कूल में था और पढ़ाते थे हम वहां पे, अलग से प्रोजेक्ट चलता था ये एनडीए वगैरह की तैयारी करवाने के लिए। वो था गुरुकुल। गुरुकुल के अंदर जितने मैंने वहां पे टीचर, जो उनके स्कूल के टीचर्स थे, हम तो एक्स्ट्रा उसके लिए जा रहे थे ना, तो वहां पे जितने भी उनके स्कूल के टीचर थे सारे के सारे हिंदू परिवार से थे। और मेजोरिटी ऑफ देम उच्च हिंदू परिवार, ब्राह्मण्स। उसका कारण क्या है, उन्होंने अपना प्रोसीजर ही वैसे रखा हुआ है कि हम इस कम्युनिटी के लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। वहां पे एक भी टीचर नहीं मुझे मिला जो शूद्र क्लास से हो लेकिन हिंदू हो। सारे के सारे क्या थे, उच्च ब्राह्मण। क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर इस बात को माना जाता है, गुरुकुल में तो खास तौर पे, गुरुकुल पे तो ब्राह्मण ही पढ़ाएगा ना बच्चों को। देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, ये जो ऊपर सब की है इससे प्रोटेक्शन ही होगी आइडेंटिटी की। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। तो लिखो इसमें, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन प्रोवाइड, कैन प्रोवाइड environment, can provide environment for supporting, for supporting cultural preservation, cultural preservation and language of that particular community. Cultural preservation and language of that particular community. ठीक है। जैसे गुरुकुल में जाओगे तो वो संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। देन अकाल अकेडमी स्कूल में जाओगे वो पंजाबी लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो मतलब क्या है, वहां पे उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें वो कर सकते हैं। लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज को बचाने के लिए, खत्म होने से बचाने के लिए वो कुछ कर सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, ये इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो कल्चर है, कल्चर आपकी आइडेंटिटी होता है। अब जैसे मैं पंजाबी हूं तो ये मेरी आइडेंटिटी बन चुका है। अगर आप उत्तराखंड से हो तो वो आपकी आइडेंटिटी है, क्योंकि जैसा आपका कल्चर होगा आपका व्यवहार वैसा होगा। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा कहां से आती है, आपके कल्चर से। तो उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस, इनको कुछ पैसा की हेल्प मिल जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसमें लिखो, दे कैन रिसीव, they can receive financial aids from the government, financial aids from the government or organizations, or organizations like, organizations like National Commission, National Commission for Minority Educational Institutions, National Commission for Minority Educational Institutions, Minority Educational Institutions। ठीक है। तो सरकार के द्वारा, या फिर ये जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसका एक्ट भी तो पास हुआ था 2004 में, मैंने ऊपर आपको लिखवाया, उसी के अंदर इस बॉडी को बनाया गया था। तो ये खास तौर पे सपोर्ट करती है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो इनके द्वारा पैसे की मदद इन इंस्टीट्यूशंस को दी जा सकती है अगर उनको जरूरत पड़ती है तो। सो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से उनको पैसे की मदद जो है वो मिल जाती है।
देन इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हमारे पास हो जाते हैं। नीचे नोट बना के लिखना। आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 comma which mentioned about reservation for, which mentioned about reservation for SC and STs, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन की बात करता है ये। SCs and STs in the educational institutions, in the educational institutions, but minority educational institutions, but minority educational institutions are exempted, comma it means they cannot, it means they cannot मत लिखो, ऐसे लिखो, it means they do not have to, it means they do not have to reserve seats for SCs and STs, they do not have to reserve seats for SCs and STs। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है ये हमारे संविधान का बात करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना SC ST के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होंगी एडमिशन के टाइम पे, और होती भी, अगर आपको पता हो, सरकारी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, फीस भी माफ होती है, वो सब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में आता है। लेकिन इस आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सीट्स रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। वो रिजर्व करेंगे 50% सीट्स, किसके लिए? अपनी कम्युनिटी के लिए, SC ST के लिए नहीं। अदरवाइज बाकी इंस्टीट्यूशंस को करनी पड़ती है रिजर्व सीट्स कुछ ना कुछ, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं फिर। तो लिखो इसमें, कोटा विद इन कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन का कोटा नहीं मिलता, कोटा विद इन कोटा सिस्टम, QUOTA, कोटा, कोटा विद इन कोटा सिस्टम। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन कैसे? तो लिखो इसको, द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ओवर ओवर कोटा विद इन कोटा सिस्टम, कोटा विद इन कोटा सिस्टम, comma raised the concerns, raised the concerns, comma is it necessary, is it necessary to ensure equal reservation benefits, to ensure
equal reservation benefits within particular reserved group, within particular reserved group, particular reserved group। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, जो टोटल सीट्स होती हैं उसमें ना अराउंड 15% सीट्स ये रिजर्व कर देते हैं, किसके लिए? एससी के लिए। अब एससी के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं आपके पास, कोई कास्ट थोड़ी ना। एससी एससी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में बहुत सारी कास्ट आती है, जिसमें से कुछ कास्ट जो है वो एडवांटेज्ड पोजीशन पे है और कुछ कास्ट जो है वो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे है। मतलब एससी में भी जो रिजर्वेशन मिलती है वो भी एससी के अंदर आने वाली कुछ गिनी चुनी कास्ट उसका ज्यादा फायदा उठाती हैं, और एससी में होते हुए भी कुछ ऐसी कास्ट हैं जो उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे। तो एससी के अंदर भी कुछ एडवांस्ड हैं, कुछ पिछड़े हुए हैं। तो यहां पे बात की जा रही है कि क्या एससी को 15% आपने रिजर्वेशन दे दी, आगे भी क्या उसको फर्दर सब डिवाइड करने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला करने की जरूरत है। तो कंसर्न खड़ा हो गया कि अब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई बिल नहीं पास किया है। ये होगा तब जब सरकार लॉ लेके आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि एससी को आपने 15% रिजर्वेशन दे दी, अब इस 15% को फर्दर एससी में जो जो कास्ट आती है उसमें भी डिवाइड करके दो, कि ये वाली कुछ कास्ट 15% में से 4% रिजर्वेशन लेंगी, ये वाली कुछ सीट्स इनको मिलेंगी। क्योंकि होता क्या है, सारी की सारी रिजर्वेशन का फायदा एससी के अंदर आने वाली कुछ एडवांटेज्ड जो कास्ट है वो ले जाती है फायदा सारा, और एससी में होते हुए भी कुछ इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पाते। समझ रहे हो? किसी भी चीज की, जॉब्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, एनीथिंग, किसी भी तरीके की रिजर्वेशन। सो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कोटा, existing reservation quota in India follows number one, 15% रिजर्वेशन, 15% रिजर्वेशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट, फॉर एससीज इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, चाहे एजुकेशन में हो, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के टाइम पे, चाहे नौकरियों के टाइम पे हो, 15% रिजर्वेशन एससी की होनी चाहिए। नंबर टू, 7.5% रिजर्वेशन, 7.5% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन नंबर थ्री, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर। ये भी एक दिन बताया था ना मैंने आपको, क्रीमी लेयर, एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब एक बंदा ओबीसी है लेकिन उसकी फैमिली की सालाना इनकम 8 लाख है, तो वो ओबीसी होते हुए भी ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं ले सकता। उसकी कास्ट ओबीसी में आती है लेकिन उसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो वो ओबीसी है लेकिन उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, तो उस बंदे को बोलेंगे कि वो क्रीमी लेयर में आता है। सो एससी एसटी में क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि कुछ एससी भी तो ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी होती है। होते हैं कि नहीं होते हैं?
ओबीसी में तो आप अच्छी इनकम वालों को रिजर्वेशन नहीं देते हो, लेकिन एससी में देते हो। तो होता क्या है, वही तो चक्कर है। अब एससी एक बंदा, समझ रहे हो, उसका जो फादर है सरकारी नौकरी पे लगा हुआ है, अच्छी खासी तनख्वाह आ रही है, अच्छे खासे कॉलेज में वो पढ़ेगा। और एक एससी बंदा है जिसका फादर दिहाड़ी पे जाता है, वो अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा। वो दोनों एससी आपस में compete कर पाएंगे? तो मतलब एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए ना, कि एक इनकम क्लॉज होना चाहिए कि इतने से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो एससी होते हुए भी तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ओबीसी में जैसे आपने रखा। लेकिन अभी के लिए वहां पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वही करने की बात कर रही है। अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। हाँ, हाँ तो वो सभी लेंगे, चाहे वो उन्होंने कोठियां डाली हो बड़ी बड़ी ऐसी होते हुए, लेकिन उनको मिलेगा, क्योंकि वो सब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ही नहीं है, आप बोल सकते हो। तो उससे होता क्या है, जिनको नहीं जरूरत है वो ज्यादा ले जाते हैं, जिनको जरूरत है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, हमारे घर के सामने है घर, वो एससी में आते हैं, उनके पास 15-20 एकड़ जमीन है, अच्छी खासी इनकम है। पंजाब में 15-20 एकड़ जमीन होना मतलब सालाना आपके पास 20-25 लाख रुपया घर में आएगा। 20-25 लाख रुपया आना बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब आप इकोनॉमिकली वीक तो नहीं हो। अब उनमें क्या है, उनके 3 बेटे हैं, तीनों की तीनों जॉब पे लगे हुए हैं एससी कोटा में। आगे उनकी 3 बीवियां हैं, वो भी तीनों लगी हुई हैं एससी कोटा में। क्या उनको जरूरत थी? आंसर इज नो। एससी की रिजर्वेशन दो, लेकिन उसको जिसको जरूरत है, जिनकी फैमिली इनकम बहुत अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे कॉलेज और हर जगह पे पढ़ेगा, तो उसको तो सारे मौके मिले ना, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, तो उसको रिजर्वेशन किस बात की? उसको तो फिर जर्नल वाली कैटेगरी में कंसिडर करो ना। उसको रिजर्वेशन मत दो, रिजर्वेशन उसको दो जिसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके स्टडी नहीं कर सकते, उनको दो रिजर्वेशन अगर देनी है तो। हर जगह, एवरीवेयर, यूपीएससी में भी। देन उसके बाद है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कम्युनिटी। 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कम्युनिटी, इन द जनरल कम्युनिटी। तो जर्नल में जो आते हैं और इकोनॉमिकली वीक है, इसका सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर किसी का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बना है तो वो क्लेम कर सकता है ये वाली सीट। अलग से इसके लिए 10% सीट रिजर्व है। अगर मान लो 100 नौकरियां निकली हैं, 100 वैकेंसीज निकली हैं जॉब की, तो 10 सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व होंगी, 15 सीट्स एससी के लिए रिजर्व होंगी, 8 सीट जो होंगी वो एसटी के लिए रिजर्व होंगी, 27 जो सीट्स हैं उसमें वो किसके लिए रिजर्व होंगी? ओबीसी के लिए। तो मतलब अराउंड 60% सीट्स रिजर्व हो जाती हैं। पीछे कितनी आना रिजर्व सीट्स बचती हैं? 40%, जिसको कोई भी क्लेम कर सकता है। जर्नल भी क्लेम कर सकता है, एससी एसटी ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, अनरिजर्व्ड सीट्स। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रिसेंट उसका आया था ना रिजल्ट, ये एचएएस का। सो एचएएस के रिजल्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊं, गौर करके देखना कि रिजर्वेशन का क्या फायदा होता है और किस हद तक रिजर्वेशन इम्पैक्ट करता है। जैसे ना एचएएस में पहला रैंक जो है, दूसरा रैंक जो है, तीसरा रैंक जो है और चौथा रैंक जो है, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, नौवां भी, 10वां भी, और उसके बाद 12वां, 13वां, 15वां, ये सारे हैं अनरिजर्व वाले। अब गौर करना, एक लड़की है स्वाति वालिया, उसका रैंक है 4, वो है अनरिजर्व्ड, उसको एचएएस नहीं मिल पाया। एचएएस मतलब सीधा एसडीएम बनना, उसको मिला तहसीलदार। समझ रहे हो? सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट एचपीएस में क्या होती है? एसडीएम की, मतलब एचएएस। उसको क्या मिला? तहसीलदार, मतलब उससे नीचे वाली। एक हमारे पास लड़की है जिसका नाम है आस्था, इसका रैंक है 14, ये है एससी, इसको मिला है एचएएस।
गलत नहीं है ना, सीट्स रिजर्व्ड है ऑलरेडी, सीट्स रिजर्व्ड है ना। तो वो एससी होते हुए भी और एससी होते हुए 14वें रैंक पे होते हुए भी उसको एचएएस मिल गया, और एक लड़की है जो कि अनरिजर्व में आती है, स्वाति वालिया, उसको फिर तहसीलदार ही मिल पाया। कारण क्या है, अनरिजर्व्ड के लिए ना एचएएस की 3 ही सीट्स थी, तो पहले 3 अनरिजर्व वाले थे वो ले गए, अब वो चौथे नंबर पे आई, सीट ही नहीं बची अनरिजर्व की, आप बोल सकते हो अनरिजर्व्ड सीट ही नहीं बची। एचएएस की सीट्स तो मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9, 20 में से 9 सीट्स थी एचएएस की, लेकिन 9 में से 3 सीट्स थी जो जर्नल को मिलनी थी, अनरिजर्व थी आप बोल सकते हो, बाकी रिजर्व्ड सीट्स थी सारी की सारी। तो ये होता है, आप बोल सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते हो कि आप आस्था को स्वाति वाली के साथ कंपेयर करो, क्योंकि वो एससी कम्युनिटी से आती है, ऑटोमेटिकली उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। और अगर स्वाति वाली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आती तो उसको मिल जाता, लेकिन वो नहीं आ रही होगी आप बोल सकते हो, तो उसको नहीं मिला। तो ये होता है। नेक्स्ट सब हेडिंग देना, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब कैटेगराइजेशन इन रिजर्वेशन, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब कैटेगराइजेशन इन रिजर्वेशन। तो एक तो ये एससी कैटेगरी होगी, एससी कैटेगरी के अंदर भी आगे कैटेगरीज बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सब कैटेगराइजेशन, कि एससी को 15% रिजर्वेशन मिलनी है, आगे वो 15% रिजर्वेशन भी एससी की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना के उसमें डिवाइड करो, जो कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जो अच्छा पैसा कमाने वाले एससी हैं सारी रिजर्वेशन उनके बच्चे ले जाएं, बाकी बेचारे पीछे रह जाएं। तो इसमें लिखना आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, क्लॉज 4 मतलब ब्रैकेट में 4, एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इनेबल, इनेबल ENABLE, इनेबल द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, enables the government to make special provisions for backward communities, for backward communities such as SCs and STs, such as SCs and STs in educational institutions and public employment, in educational institutions and public employment respectively, respectively। तो यहां पे क्या है, वो बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई एडमिशन की बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर नौकरी की बात करते हैं, तो सरकार आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, एससी एसटी, जो सोशली इकोनॉमिकली है ना, एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको रिजर्वेशन दे सकती है सरकार। तो रिजर्वेशन एससी एसटी को मिलती है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तभी लिखवाया रिस्पेक्टिवली। सुप्रीम कोर्ट, इसी में सेकंड पॉइंट लिखूं, सुप्रीम कोर्ट अंडर ईवी चेन्नैया केस, सुप्रीम कोर्ट अंडर ईवी चेन्नैया केस, चेन्नैया के स्पेलिंग लिखना CHI
CHINAIAH, EV चिनैया CHINNAIAH, चिनैया केस 2004, EV चिनैया केस 2004 ruled that the reservation for SC/ST category should remain homogeneous it means no need for subcategorization. मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं 2004 में कि SC/ST को जो रिजर्वेशन मिलती है उसमें आपको सब कैटेगराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर बोला है 15% SC की रिजर्वेशन रहेगी तो वो सारों के लिए है, फर्दर उसको आपने सब कैटेगराइज नहीं करना है, राइट। ये इतने क्या करेंगे इधर, क्या धमाल करने वाले हैं। तो लिखो नेक्स्ट 2024 वर्डिक्ट। तो वो बोल रहे हैं कि जो 15% रिजर्वेशन SC को मिल रही है उसको आपको फर्दर सब कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि SC के अंदर भी ये 4 कैटेगरीज होंगी और 15% में से 2% इनको मिलेगा, 4% इनको मिलेगा। होमोजीनियस का मतलब ये है कि ओवरऑल SC कैटेगरी को 15% रिजर्वेशन मिलेगी, आगे फर्दर सब कैटेगराइजेशन नहीं होगी, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि करनी चाहिए हमें, राइट। सो लिखो इसमें 2024 वर्डिक्ट, 2024 वर्डिक्ट। अभी जो वर्डिक्ट आई है इसमें क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट में। सो लिखो इसमें सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ओवरटर्न्ड ओवरटर्न्ड टर्न्ड 2004 रूलिंग कॉमा allowed sub categorization within SCs and STs, allowed sub categorization within SCs and STs। ठीक है। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि SC/ST में भी कैटेगराइजेशन करो जैसे OBC में कर रखा है। ठीक है, जैसे OBC में आपने कर रखा है कि अगर OBC है बंदा लेकिन अच्छी इनकम है तो रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। SC/ST में ऐसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ऐसा कर दो। लेकिन ये होगा कब, जब सरकार लॉ पास करेगी। क्या सरकार ने लॉ पास किया, आंसर इज नो। तो मतलब क्या अभी हो गया है, आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी हुआ नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ पास करेगी, लेजिस्लेचर लॉ पास करेगा, फिर ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट हेडिंग देना एम्पावरिंग द ट्राइबल सोसाइटी। हेडिंग दो एम्पावरिंग द ट्राइबल सोसाइटी। हमारे देश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको एम्पावर करने के लिए, एम्पावरिंग द ट्राइबल सोसाइटीज। हाँ,
एम्पावरिंग द ट्राइबल सोसाइटीज। सो लिखो इसमें, ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी covers 8.6% of the total Indian population, covers 8.6% of the total Indian population, comma, tribes in India, tribes, ये ट्राइबल्स लिखो, ट्राइबल्स मतलब जो ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, ट्राइबल्स इन इंडिया आर ऑल्सो referred to as, tribals in India are also referred to as आदिवासीज। सो ट्राइबल्स को हमारे यहाँ पे जनरली आदिवासी शब्द से बोला जाता है, रेफर्ड टू एज आदिवासीज, कॉमा, these are these are indigenous 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 communities, indigenous communities mostly living in natural habitats, mostly living in natural habitats such as forests, such as forests, comma, with distinct culture, culture बहुत अलग होता है, with distinct culture, comma, language and traditions, distinct culture, comma, language and traditions। तो देखो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 144 करोड़, उसमें से 8.6% के अराउंड पॉपुलेशन किसकी है? ट्राइब्स की। ट्राइब्स का मतलब क्या है, जिसको हम सिंपल भाषा में इंडिया में बोलते हैं आदिवासी। आदिवासी का मतलब क्या है? जिनके रहने सहने के ढंग तरीके थोड़े से पुराने हैं, और ये ज्यादातर आपको जंगली इलाके में देखने को मिलेंगे, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि आज शेड्यूल ट्राइब के बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में नौकरियां कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये कम्युनिटी आपको नेचुरल हैबिटेट में देखने को मिलेगी, और इनका धर्म, इनका कल्चर बाकी सोसाइटी से बहुत अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ होते हैं, जैसे वो आपके पास होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल स्कूल्स हैं इनको क्या एमएनएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं समथिंग लाइक दैट। जॉब जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना, नवोदय विद्यालय होते हैं, वैसे होते हैं ये। बताता हूँ मैं आपको, इसकी जॉब्स भी तो निकलती हैं टीचर्स की। उसको पता नहीं क्या दिमाग से निकल गया।
नहीं पता नहीं, आ रही था मेरे दिमाग में भी ना, कुछ ऐसे एमरस कुछ ऐसा करके बोलते हैं, स्कूल्स होते हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, वो लगा था इसमें, एमरस इंस्टीट्यूट। नहीं देख रहा, फिर एक इस दिन मेरे दिमाग में आया तो मैं बताऊंगा। एक होते हैं स्कूल्स, स्पेशल स्कूल, जैसे ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स होते हैं फॉर द एम्प्लॉयज के स्टूडेंट्स, जो कि केंद्र सरकार में काम करते हैं, आर्मी वगैरह हो गए, और भी कोई एम्प्लॉय है तो उनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। ऐसे नवोदय विद्यालय होते हैं। नवोदय विद्यालय अगर तुम देखोगे तो ये खास तौर पे क्या है, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इन स्कूल्स को खोला जाता है, क्योंकि फीस बहुत कम होती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है कि टेस्ट पास करना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए। उसमें कोई भी जा सकता है, एनीबडी, कोई जर्नल का हो, किसी मर्जी कैटेगरी का हो। एक इसी तरीके से आपके पास ये, मुझे नाम भूल गया, ये माइनॉरिटी का भी, ट्राइबल्स का भी होता है, जहाँ पे क्या है, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाता है। इसकी भी जॉब्स निकलती हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 366 of Indian Constitution defined scheduled tribes, defined scheduled tribes as communities living in geographical isolation, as communities living in geographical isolations, comma, cultural uniqueness, cultural uniqueness, comma, economic backwardness, economic backwardness। तो यहां पे हमारे पास आर्टिकल 366 है जो एक्सप्लेन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होंगी। ध्यान से देखो, ट्राइब एक अलग शब्द है, ट्राइब होना अलग चीज है। जब ट्राइब को रिजर्वेशन दी जाती है तो उसकी कैटेगरी का नाम क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब क्या है, जो ट्राइब भी है प्लस इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम मणिपुर का इशू देखो, मणिपुर का इशू यही तो है। मणिपुर का इशू क्या है, मणिपुर में 3 ट्राइब्स हैं। एक है नागा ट्राइब, एक है मेती ट्राइब, और एक है कुकी ट्राइब। अब चक्कर क्या है, नागा ट्राइब को एसटी का स्टेटस मिला हुआ है, कुकी ट्राइब को एसटी का स्टेटस मिला हुआ है, बट मेती ट्राइब को एसटी का स्टेटस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है। तो सारी ट्राइब्स को एसटी का स्टेटस तो ना मिलता है। कुछ ऐसी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं मिलता है। शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस या शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब चक्कर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। ये है मणिपुर, मणिपुर के बिल्कुल सेंटर में रहती है मेती ट्राइब, और मणिपुर के ऊपर वाले हाफ में रहती है नागा ट्राइब, और नीचे वाले हाफ में रहती है कुकी ट्राइब। अब नागा एंड कुकी को एसटी का स्टेटस मिला हुआ है, तो इसका चक्कर क्या पड़ता है, इन वाले एरियाज में जाके बाहर का कोई भी बंदा जमीन नहीं खरीद सकता, ना ही नीचे वाले एरिया में जाके जमीन खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है और उनके एरिया को हमने कंजर्व करना है। लेकिन ये लोग ये सेंटर वाले पोर्शन में आके जमीन खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रहती है मेती ट्राइब और वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। मेती ट्राइब नागा के एरिया में जाके या कुकी के एरिया में जाके जमीन नहीं खरीद सकती।
लेकिन कुकी एंड नागा उनके एरिया में आके जमीन खरीद सकती है। क्यों? क्योंकि मेती एसटी नहीं है, वो एसटी है। तो यही तो मुद्दा है सारा, इसी के ऊपर ये लड़ रहे हैं, और क्या है। तो सारी ट्राइबल कम्युनिटीज शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज में जिनको रिजर्वेशन मिलती है उसके लिए अलग से कैटेगरी बनाई है, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब ऐसी ट्राइब्स जो ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। शेड्यूल्ड कास्ट मतलब कुछ ऐसी कास्ट जो ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो शेड्यूल्ड शब्द का मतलब यहां पे यही निकल के हमारे सामने आता है। ठीक है, सो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में आर्टिकल 366 में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अमंग द एसटी कैटेगरी ट्राइब्स, among the ST category tribes, around 75 tribal groups are recognized as particularly vulnerable tribal groups, PVTGs, recognized as पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसके ऊपर यूपीएससी का क्वेश्चन है, कितनी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पीवीटीजी का टाइटल दिया हुआ है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अक्रॉस 17 states and 1 UT of India, across 17 states and 1 UT of India। तो एसटीज में भी कुछ एसटी की कम्युनिटीज ऐसी हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको क्या बोल दिया, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब जो ट्राइबल्स में भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनकी वो बात कर रहे हैं, उनको बोलते हैं पीवीटीजीस। नीचे सब हेडिंग बना लो, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसमें लिखना, it was in 1975, it was in 1975 for the first time, government of India declared 52 tribal groups, government of India declared 52 tribal groups as PVTGs। PVTG को कैपिटल में लिखना, as PVTGs, S को शॉर्ट में लिखना है बस, as PVTGs on the recommendation of धिबार कमीशन। धिबार कमीशन, ये कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर पीवीटीजी वाला सिस्टम हमारे देश में आया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ धिबार कमीशन, ब्रैकेट में लिख लेना 1960। ये कमीशन कब बनाया गया था? 1960 में, धिबार कमीशन। तो इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो जो पीवीटीजीज वाला कंसेप्ट है वो हमारे देश में आता है। पहली बार 1975 में आप बोल सकते हो 52 ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीजीज का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, करंटली देयर आर 75 PVTGs, currently there are 75 PVTGs out of total 705, 705 out of total 705 tribal groups under scheduled tribes, out of total 705 tribal groups under scheduled tribes।
सो आज अराउंड अराउंड 705 ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे रखा है, और उसमें से 75 ऐसे हैं जिनको पीबीटीजी बोलते हैं। पीबीटीजी मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स में भी ज्यादा कंसर्न वाले हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 52, अब कितने हो गए? 75। कब स्टार्ट हुआ पीबीटीजी वाला सिस्टम? 1975 में। और कितने ग्रुप है प्रेजेंटली? 75। तो ईयर तो याद हो गया, 75 75, सिंपल। और किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये आया पीबीटीजी वाला कंसेप्ट? थिबार कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। ओडिशा हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीबीटीजीज। ओडिशा हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीबीटीजीज। सबसे ज्यादा पीबीटीजीज आपको कहां पे देखने को मिलते हैं? ओडिशा के अंदर। इस चीज को आपने याद रखना है। अच्छा, पहले हमारे पास 52 थे, बाद में हमारे पास 23 और ऐड किए गए हैं ना, वो भी लिख लो, साथ में लिख लो। 23 ट्राइबल ग्रुप्स एडेड इन 1993। 75 में 53 थे, 52 थे सॉरी, और 1993 में 23 और ऐड कर दिए। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 75। ये भी याद रखना, 1993 में 23 और ऐड कर दिए। एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिख लो। पीवीटीजीज पीवीटीजीज consists the tribal groups. PVTGs consists the tribal groups, those have stagnant और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ऐसे ट्राइबल ग्रुप जिनकी पॉपुलेशन या तो रुक चुकी है, बढ़ नहीं रही, या फिर कम हो रही है। स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कॉमा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत पीछे है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, कॉमा सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। सबसिस्टेंस मतलब गुजारा ही मसा करते हैं, जो भी काम धंधा करते हैं कुछ बचता नहीं है, बस खाना पीना ही पूरा होता है, आप बोल सकते हो। सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी एंड प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। ना टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ना लिटरेसी में आगे हैं, ना पॉपुलेशन में आगे हैं, ना इकोनॉमी में आगे हैं। हर मामले में ये ट्राइबल ग्रुप्स क्या है? बहुत पीछे हैं। इसीलिए शेड्यूल्ड ट्राइब से भी अलग करके इनको बोल दिए पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नाम ही देख लो ना, टोटल 75 है हमारे पास। अच्छा, ऊपर जो मैंने आपको यूनियन टेरिटरी बोली थी कि एक यूनियन टेरिटरी है, वो कौन सी है वो लिख लो, वहीं पे लिख लेना ऊपर, वो है अंडमान एंड निकोबार। 18 स्टेट्स के तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 स्टेट्स हैं। 10 ऐसी हैं जहां पे नहीं है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे ट्राइब्स है ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन ये एक है तो इसको याद कर लो, अंडमान एंड निकोबार की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग देना इसी करंट अफेयर में, स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। इसी वाले में है एम्पावरिंग द ट्राइबल सोसाइटीज में, स्कीम्स फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स। कौन कौन सी स्कीम्स है जो इनके वेलफेयर के लिए सरकार लेके आई है? नंबर 1 है धरती आबा जनजातियां। धरती आबा जनजातियां, जनजातियां मतलब ट्राइब्स।
जनजातियां ग्राम उत्कर्ष अभियान, ग्राम उत्कर्ष अभियान, दिस इज द फर्स्ट स्कीम। तो उसमें लिखो लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024, रिसेंट स्कीम है सो यू मस्ट नो। लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024, comma, focused towards focused towards improving focused towards improving education, comma, health, comma, infrastructure and livelihood, infrastructure and livelihood in in more than 63,000 tribal villages, in more than 63,000 ट्राइबल विलेजेस। 63,000 से ज्यादा ट्राइबल विलेजेस हैं जहां पे आप क्या करना चाहते हो, उनकी हेल्थ अच्छा करवाना चाहते हो, एजुकेशन अच्छा करवाना चाहते हो। इन विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स हो गए, ब्रिजेस कहीं पे चाहिए आपको वो बनवाना चाहते हो, ठीक है। और उनका ओवरऑल जो लाइवलीहुड है मतलब वो कमाई वगैरह जो करते हैं, जॉब वगैरह जो करते हैं, खेती वगैरह जो करते हैं, उसमें उन्नति करवाना चाहते हो। नंबर 2 है पीएम पीएम जानमन, इसका फुल फॉर्म है JANMAN, जानमन। सो लिखो इसमें प्रधानमंत्री जनजाति, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें लिखो द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर 2023, साल पुरानी है, 1.5 साल पुरानी। लॉन्च्ड इन नवंबर 2023, कॉमा, द मेजर टारगेट the major target was the major target was improving major target was improving housing, comma, water, housing, comma, water, comma, education and connectivity facilities and connectivity facilities for PVTGs, particularly vulnerable tribal groups, for PVTGs। ये आ गया, इधर ही आ गया ये जो मैं बोल रहा था आपको, इंस्टीट्यूशंस, वो आगे लिखवाता हूँ, दिमाग से निकल गया। तो यहाँ पे इस स्कीम में ये क्या करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हाउसिंग अच्छी हो, वाटर फैसिलिटीज अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी मिले एंड कनेक्टिविटी मतलब रोडवे कनेक्टिविटी वगैरह इनको अच्छी मिले। किसको? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। पहले वाला सिर्फ ट्राइबल्स के लिए है, ये पीवीटीजीज के लिए है। तीसरा है एकलव्या, ये एकलव्या स्कूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं EMRS स्कूल्स, बोले एमआरएस EMRS स्कूल्स है, दैट इज एकलव्या, एकलव्या, एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो उसमें लिखो
The major aim behind establishing the major aim behind establishing EMRS in the year 1999 is to improve the quality of education for tribal students comma 405 EMRS are currently functional. 405 EMRS are currently functional. 405 ऐसे स्कूल हमारे देश में चल रहे हैं ऑलरेडी, कॉमा एज ऑफ अगस्त 2024 गवर्नमेंट अप्रूव्ड एज ऑफ अगस्त 2024 गवर्नमेंट अप्रूव्ड 708 more EMRS 708 more EMRS. राइट तो यहाँ पे क्या है कि सरकार ने बोला 708 और EMRS स्कूल्स जो है उसको हम एस्टेब्लिश करेंगे, एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स. दोज आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. ठीक है, दैट्स इट. यहां तक इसको हम करते हैं, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, यहां तक समझ आया? डिस्टर्बेंस ही बहुत है, तो ये ठक ठक लगे हुए हैं, पता नहीं कब खत्म होगा इनका कंस्ट्रक्शन. ठीक है जी.